चंद्रपुर में 14 साल का राजू अपनी विधवा माँ इंदु संग रहता था। अपने पति के जाने के बाद इंदु ही अपने बेटे राजू को संभालती है और घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना और राजू का पेट भरती है। एक दिन गांव में मेला होता है और राजू अपनी माँ इंदु के साथ उस मेले में जाता है। माँ माँ, वो देखो, वो झूला कितना शानदार है ना। चलो ना, पहले बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो ना माँ, चलो ना। हाँ राजू बेटा, चलो। तुम मानोगे थोड़ी ना। इंदु और राजू बुढ़िया के बाल खाते हैं और तभी अचानक से मेले में खिलौने के स्टॉल में आग लग जाती है, जो बुरी तरह मेले के चारों तरफ से फैलने लगती है और पूरा मेला धू धू कर जलने लगता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहां भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, आग आग! हर तरफ घनघोर धुआं फैल जाता है और उस धुएं में राजू और इंदु दोनों माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू, राजू, राजू बेटा कहाँ चला गया? राजू! वहीं दूसरी ओर राजू भी इंदु को ढूंढते हुए चिल्लाते रहता है। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई आप? माँ! हर तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है और राजू उस भीड़ में गिर जाता है और लोग राजू के बदन पर सर पैर रखकर भागते हैं, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो दर्द से कराहने लगता है। आ, आ, उस भीड़ में पुलिस सभी लोगों को बचाने लगती है और राजू भी हिम्मत करके उठता है और आगे भागने लगता है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। राजू भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को कचरे में पाता है। उसके पास सिर्फ कचरा कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला होता है। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात को मेले में मेरी माँ मुझसे अलग हो गई थी। मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान हो गई होंगी। माँ, माँ, आपका बेटा, आपका राजू आ रहा है आपके पास। माँ! राजू अपनी माँ इंदु को ढूंढने के लिए फिर से मेले की जगह पर जाता है। पूरा गांव भटकता रहता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वो आस पड़ोस के गांव वालों को भी अपनी माँ के बारे में पूछता है, फिर भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती। अरे बेटा, तेरी माँ उस मेले में जल गई होगी। आधे गांव वाले उस मेले में मर गए। भूल जा तू अपनी माँ को अब। हाँ राजू, जिंदा लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में डाला था। अगर तेरी माँ जिंदा बचती तो वो भी तेरी तरह तुझे पूरे गांव में ढूंढती। भूल जा बेटा, अब तेरी माँ तेरे पास कभी नहीं आएगी। झूठ, झूठ है ये सब। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा होंगी। देखना आप सब, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू अपनी माँ को ढूंढने की तलाश शुरू करता है। बेचारा अब बेघर हो चुका था। माँ के बिना वो सड़क पर ही रहने लगा। उसे भूख लगती तो वो किसी ढाबे के बाहर देर तक खड़ा होता। ये ढाबे वाले काका मुझे खाना जरूर देंगे। मुझे भूख लगी है। अभी इनके ढाबे के बंद होने का समय भी हो गया है। यहाँ पर रुकता हूँ। ढाबे वाला अपने ढाबे को बंद करने के लिए बाहर आता है। तभी राजू उसके पास जाता है और विनती करता है। ढाबे वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का बचा हुआ खाना दे दो ना। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ओ बुड़बक, चल पहुंच यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कुत्ते बिल्लियों को खाना डाल दूंगा, उसमें से ही खा लियो जो खाना है। ढाबे वाला राजू पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे अपने ढाबे से दूर भगाता है। ढाबे वाला कुत्तों को खाना डालता है और राजू उसी खाने में से रोटी निकालने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और राजू उनसे डर जाता है और भागने लगता है। वो सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। नहीं, कोई बचाओ मुझे इन जंगली कुत्तों से। आ! राजू तेज रफ्तार से भागते भागते एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। वो कुछ देर तक भौंकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जान बची लाखों पाए, लेकिन मेरा खाना, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके हाथ का दाल चावल बहुत याद आ रहे हैं। राजू को बहुत भूख लगी थी और वो पेड़ के फल को तोड़कर ही खा लेता है, लेकिन फल खराब होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो रात में ठंड में कांपने लगता है।
रोजाना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता और निराश होकर रात में फुटपाथ पर सो जाता। वो हर जगह जाकर लोगों से खाना मांगता, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता। सब उसे मारकर भगा देते। वो अब कचरे में से खाना ढूंढने लगता है। मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है, ना ही मेरी माँ मिल रही है। ये क्या हो गया है भगवान जी। दिन ब दिन यही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और वही होने लगता है। राजू को खाना ना मिलने के कारण उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा पतला हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बदन की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी थी। एक दिन वो यूं ही रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बेबी प्रैम रोड के बीच से चला जा रहा है और उसमें एक नन्हा बच्चा है जो रो रहा है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। नहीं, ये प्रैम तो रास्ते के बीचों बीच से है। अरे इसमें नन्हा बाबू भी है। ट्रक उस प्रैम को ठोके उससे पहले राजू तेजी से रास्ते के बीच दौड़ते दौड़ते आता है और उस प्रैम को आगे ढकेलते हुए रोड के कोने में लाता है। इस तरह राजू उस बच्चे को बचाता है। उस बच्चे के अमीर माँ बाप वहां रोते हुए आते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सही समय पर तुम हमारे बच्चे को नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद बेटा। साहब, आपके बच्चे को बचाना इंसानियत के नाते मेरा धर्म था। अमीर आदमी खुश होकर राजू को अपने घर ले जाता है और तभी राजू देखता है कि उसकी माँ इंदु उस अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम करती है। माँ! राजू! दोनों माँ बेटे भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। ओह, तो इंदु, तुम्हारा बच्चा जो खो गया था वो यही लड़का है? हाँ सेठ जी। इंदु, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। बहुत होनहार और बहादुर है तुम्हारा बेटा। अमीर आदमी राजू को एक संदूक भरकर सोना चांदी और पैसा देता है। ये रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। और इस तरह दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाता है और राजू उन पैसों से एक बड़ा बंगला बनवाता है और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनता है और अपनी माँ इंदु के नाम से गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम खोलता है और उन्हें मुफ्त में खाना भी देता है। बरखा अपने बेटे करण और बहू वंदना के साथ रहा करती थी। वंदना बहुत लालची होती है और वो बरखा के खिलाफ करण के कान भरती है। करण, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, इस बुढ़िया का बोझ अब हम और सह नहीं सकते। अरे जीना दुश्वार हो गया है मेरा। इसकी सेवा कर करके मैं पागल हो गई हूँ। तुम ही सोचो ना, ये बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, लेकिन हमें हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बोलो। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो। हमें भी हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। माँ का बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता। तो चालाकी से उनसे जायदाद का सारा हिस्सा तुम्हें हड़पना होगा, क्योंकि फिर हम उन्हें घर से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन जायदाद को नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम मत सोचो कुछ, तुम्हारी अकल तो बचपन से ही घास चरने गई है। हाँ। वंदना अब बेचारी बरखा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊं इसकी योजना बनाना शुरू करती है। वंदना बहू, मुझे हल्दी का दूध दे दे, बहुत खांसी आ रही है और सर्दी हो गई है। बहू, दूध में लौंग और इलायची भी डालना। ओ बुढ़िया, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं तेरे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ तेरे लिए, समझी ना? लेकिन वंदना बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे एक सास होने के नाते ये बोल रही हूँ। चुप हो जा, तू मेरी सास नहीं है। चल चल, इस बिस्तर से उठ जा। वंदना बरखा को गुस्से से बिस्तर से उठाती है और उससे बहुत सारा काम कराती है और खुद जैसे मालकिन हो, और उससे वो नौकरों की तरह काम करवाती है और खूब बुरी तरह पेश आती है। वंदना को बरखा पर इतना अत्याचार करते देख बेटा करण तक कुछ नहीं बोलता। ए बुढ़िया, चल जल्दी से हम दोनों को खाना परोस, और हाँ, अचार और दही भी लाना साथ में। ठीक है बहू,
लाती हूँ। बरखा दाल मखनी बनाकर दोनों बहू बेटे को परोसती है। जो भी बोलो, तू तो कलमुही, लेकिन तेरे हाथ की दाल मखनी ने मेरे दिल को मक्खन की तरह पिघला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। तू इस घर की नौकरानी ही बनकर रहेगी। तुझे अगर यहाँ रहना है तो तुझे काम करना होगा, समझ गई? वंदना और करण पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रसोई में ठंडी फर्श पर बैठकर बरखा खाना खाती है। बरखा एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और वो बेटे करण से विनती करती है। करण बेटा, तबीयत बहुत खराब है, बदन टूट रहा है, ऐसे में मुझे आराम की जरूरत है। अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे आराम करने दे। नहीं माँ, आप आराम नहीं कर सकती। चलिए उठिए और काम पे लगिए। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की सफाई, आंगन की सफाई, ढेर सारे काम पड़े हैं। उन सबको क्या पड़ोस की विमला चाची आकर निपटाएंगी? हाँ, चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और सीधे तरीके से उठ जा, वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगी तेरी, समझी? करण और वंदना दोनों भी बरखा से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बीमार हालत के कारण बरखा बिस्तर पकड़कर ही बैठ गई थी। ओफो, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं है करण। इससे अब ना घर का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका काम तो अब तमाम ही करना पड़ेगा बस। वंदना बरखा से जबरदस्ती जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाती है। ए बुढ़िया, चल चल, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दे, समझी? लेकिन बहू, ये कौन से कागज हैं? इनमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तू क्या करवाना चाह रही है? जितना कहा है ना उतना कर। ले, ये पेन पकड़ और दस्तखत कर जल्दी से। बरखा उन कागजों पर दस्तखत करती है और फिर उसके बाद वंदना और करण बरखा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बरखा को भी बीमार स्थिति में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तुझे क्या लगा? वो कोई मामूली कागज नहीं है, जायदाद के कागज थे। अब हमें आपसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब आप जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो बच्चों, मैं इस अधेड़ उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। रुको बच्चों, मेरी बात तो सुनो। बरखा बिलक बिलक कर विनती करती रहती है, लेकिन वंदना और करण दरवाजा बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी बरखा दर दर भटकती फिरती है। कपकपाते हुए वो सड़क के एक फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगली सुबह वो पूरे गांव में नौकरी की तलाश करती है। बेटा, कुछ काम हो तो दे दो, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दाल मखनी तो बखूबी बना लेती हूँ। कम पैसे में रख लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरे ढाबे पर फिलहाल किसी भी कुक की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बरखा निराश हो जाती है। वो पूरे गांव में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। वो अपनी झोपड़ी में चली आती है और रात में अलाव जलाकर फिर से भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के रास्तों से गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि पानी पूरी, आलू चाट, समोसे, चाउमीन, इन सब के ठेले लगाए हुए हैं और वहां पर काफी भीड़ भी है। ये दृश्य देखकर बरखा को सूझता है कि क्यों ना मैं भी अपना एक दाल मखनी बेचने का ठेला खोल लूं, क्योंकि इन ठेलों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमी हुई है। मतलब लोग ठेले का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं अब यही करूंगी। बरखा उधारी पर सारा सामान लेती है और बम्बू से अपना छोटा सा ठेला लगाती है और फिर दाल मखनी बेचना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, इतनी स्वादिष्ट के दीवाने बन जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आहा, क्या स्वादिष्ट और मजेदार दाल मखनी बनाई है बरखा दादी आपने तो। मजा ही आ गया।
वाकई में आपके हाथों में जादू है, जादू। वरना आजकल की मिलावट से भरी दुनिया में इतनी शानदार और दिल खुश करने वाली दाल मखनी कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं। शुक्रिया बेटा, खाओ, आराम से खाओ। ये लो, पानी भी ले लो। बरखा अपना काम बहुत ही ईमानदारी और नेकी के साथ करती है और दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ युवक उसका दाल मखनी बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसे बेहद पसंद भी करते हैं और दूर दूर से लोग बरखा की दाल मखनी खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी आता है और बरखा से मिलकर कहता है, नमस्ते बरखा जी, मैं विवेक खन्ना, भारत का जाना माना मास्टर शेफ। मैंने सुना है कि आपके दाल मखनी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज चला रखा है। चलिए जरा आज मैं भी तो चक्कर देखूं। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी परोसती हूँ आपको। अब बैठिए ना, उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मास्टर शेफ विवेक बरखा के हाथ की दाल मखनी खाते हैं और वो उसकी दाल मखनी के फैन हो जाते हैं। वाह, ऐसी दाल मखनी तो मैंने पूरे पंजाब में भी नहीं चखी। बरखा जी, आप तो फूड इंडस्ट्री की कोहिनूर निकली। आपकी जगह यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े कुकिंग टीवी शोज में है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बरखा के आगे बढ़ने की दास्तान। बरखा अब टीवी पर कुकिंग और रियलिटी शोज में आने लगती है और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाती है। वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है दादी की रसोई। वहीं वंदना और करण दोनों का बिजनेस ठप हो जाता है और दोनों भी रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन दोनों बरखा के बड़े बंगले के बाहर भीख मांगते हुए कहते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स वंदना और करण को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और बरखा अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब, देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी 4 बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता,
वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है। वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी 4 बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है। मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी? पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम है ना। हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेली रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, अब मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ,
रीना। रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह पांचों बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की सीईओ बन गई हूँ। और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी पांचों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। प्रताप की दो जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज, सिया, सयोरी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छे पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयोरी बेटा, ये तो गलत बात है ना। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है, और तुम देखो, सूरज से तो एक हो। काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला। अरे सयूरी, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवर टाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर, मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं।
और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं। एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी। सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है, मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सयू बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो, निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है, तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रहे है तू? इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाए, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयूरी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं, मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है, आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं। सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है, ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो,
मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब अपन को येड़ा बनाया? ओए ज्यादा बकवास मत कर, अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 2 जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे। तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल, 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल। मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गई। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है, तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है, मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू, मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्दी वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या?
इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कड़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी। अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कड़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई देखो, तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस न हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत भूत भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद
अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहाँ दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा, और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं।